आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन। डीबीएमएस का जो ये टॉपिक है, तो आपको पहले से पता है, हम इसका रिवाइज कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को। एक ही बार में शॉर्ट में सभी नॉर्मल फॉर्म्स को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेटाबेस में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। जैसा कि आपको पता है कि डेटाबेस में डेटा का जो रिपीटेशन है उसको रिडंडेंसी बोला जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेटा रिडंडेंसी, और डेटा की रिडंडेंसी की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं डेटाबेस में। मतलब केवल डेटा को रिपीट होने की वजह से डेटाबेस में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हम गिन भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेटा का रिपीट होना जो है मेमोरी स्पेस कवर करता है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस लेगा। दूसरा है कि आपका जो डेटा जो रिपीट हो रहा है वो एक्स्ट्रा डेटा होने की वजह से सर्चिंग में समय लगेगा, सीपीयू पर लोड बढ़ेगा। अगर आप सर्वर की बात कर रहे हैं तो सर्वर पे लोड बढ़ेगा। इंसर्शन करने में प्रॉब्लम आएगी, डिलीशन करने में प्रॉब्लम आएगी, अपडेशन करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं आती हैं अगर हम डेटा की रिडंडेंसी होती है किसी डेटाबेस में। लेकिन डेटा की रिडंडेंसी को पूरी तरीके से नहीं हटाया जा सकता, डेटाबेस से 100% रिमूव नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन वो प्रोसेस है जो डेटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज करता है या रिड्यूस करता है। और डेटा रिडंडेंसी अगर मिनिमाइज होती है और रिड्यूस होती है तो निश्चित सी बात है वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी कम होंगी। और आपका डेटाबेस काफ़ी बड़ा है तो वो प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएगी, सीपीयू का जो लोड है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि डेटा की रिडंडेंसी या डेटा की रिपीटेशन से प्रॉब्लम्स किस तरीके से दिखती है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि डेटा का रिपीटेशन हुआ है, जो कि एक जनरल फॉर्म में एक्स के फॉर्म में दिखाया गया है। इस तरीके से अगर कोई डेटा रिपीट हो रहा है तो इसको रिडंडेंसी कहा जाता है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। क्लियर है? प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इंसर्शन प्रॉब्लम, डिलीशन प्रॉब्लम, अपडेशन प्रॉब्लम, साथ ही स्पेस की प्रॉब्लम, लोड की प्रॉब्लम, ओवरहेड की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स भी जनरेट होंगी। तो अब हम एग्जांपल से देख सकते हैं कि किस प्रकार से डेटा की रिडंडेंसी जो होती है उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। हालांकि हमने पहले भी देखा था कि अगर मैं कहीं पर डेटा रिपीट होता है, डेटा रिपीट हो रहा है, अगर आप कोई डेटा को डिलीट कर रहे हैं तो आप चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए भी दूसरे डेटा को डिलीट कर देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कहलाती है डिलीशन प्रॉब्लम। उसी प्रकार से अगर आप कोई डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बोलेंगे इंसर्शन एनॉमली या इंसर्शन की प्रॉब्लम। और डेटा को आप अपडेट कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं उस समय प्रॉब्लम आएगी तो इसको कहेंगे अपडेशन प्रॉब्लम। इतना तो सभी को क्लियर है कि डेटा रिडंडेंसी एक बहुत बड़ी समस्या है डेटाबेस की, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और नॉर्मलाइजेशन वो प्रोसीजर है जिसके द्वारा डेटाबेस को चेक किया जाता है और उसको सुधारा जाता है ताकि रिडंडेंसी कम से कम हो और डेटा का जो क्वालिटी है डेटाबेस का वो अच्छा हो जाए या बढ़ जाए। क्लियर है? तो ये सारे जो एग्जांपल दिए हुए यहाँ पर रिडंडेंसी की वजह से प्रॉब्लम्स जो है उसको दिखाया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेटाबेस का जो रिलेशन है या टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे तभी कहलाएगा जब उसमें एटॉमिक वैल्यूज़ होंगी। एंट्री जो होंगी वो उसमें एटॉमिक होंगी, यानी कि डबल एंट्री एक ही टेबल में नहीं होंगी। काफ़ी सारी कंडीशंस उसमें दी गई है कि एटॉमिक एंट्री होनी चाहिए, एटॉमिक कॉलम्स होने चाहिए, कॉलम की वैल्यू जो है वो सिंक होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को एक ही वर्ड में बोला गया है कि एटॉमिक होनी चाहिए। एटॉमिक का मतलब है कि डेट ऑफ बर्थ वाले में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और एज वाले में कॉलम में एज होना चाहिए। इस तरीके से जो एटॉमिक एंट्रीज हैं वो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल डबल एंट्री हुई है एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर तो सिंगल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर डबल वैल्यूज़ हैं, या इसमें एटॉमिक एंट्रीज हैं, इसमें एटॉमिक एंट्रीज नहीं है। दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब में डेट है और यहाँ पर नाम है, यहाँ पे उल्टा हो गया है, नाम और डेट हो गया है, तो सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए।
तीसरा एक और है कि ये कॉलम का जो नाम है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, DOB नहीं होना चाहिए। ये सारे गुणों को मिलाकर एक बात बोल दिया गया है कि एटॉमिक एंट्री होनी चाहिए। एटॉमिक एंट्री का मतलब ही होता है सारे कॉलम्स का नाम अलग अलग होगा, सारे कॉलम्स में सिंगल सिंगल वैल्यू एंट्री होगी और अपने अकॉर्डिंग वैल्यू होगी। इसको हम बोलेंगे कि एटॉमिक एंट्री है। तीनों चीज़ों को मिला के हम एटॉमिक वैल्यूज़ या एटॉमिक एंट्री बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि दो कॉलम का नाम जो है वो सेम हो गया है, तो इस तरीके की भी नहीं होना चाहिए, ये भी एटॉमिक के रूल को तोड़ रहा है। क्लियर है? मतलब कहीं पर भी ज्वाइनिंग टाइप का नहीं होना चाहिए कि दो का नाम सेम हो गया, एक में 2 वैल्यू हो गई, 2 या 3 वैल्यू हो गई, तो इसको अलग अलग कर देते हैं तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पर आ जाता है। और कोई भी डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, एक्सेस, ओरेकल, माइस्क्यूएल और DB, SQLite, ये जितने भी हैं सब के सब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को ऑटोमेटिक कंसीडर करते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी डेटा अगर आप कंप्यूटर में किसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में डाल रहे हो तो अपने आप वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पर चले ही जाता है, क्योंकि वो सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के रूल को फॉलो करते हुए डेटा को स्टोर करते हैं। आप उस डेटाबेस के सॉफ्टवेयर में इस तरीके के दो कॉलम का नाम सेम करोगे तो टेबल बनाने ही नहीं देगा आपको सॉफ्टवेयर। ऐसा उसमें पहले से सेटिंग रहती है, पहले से उसमें ये सारे रूल्स फीड किए गए रहते हैं। इसका मतलब कोई भी डेटाबेस का डेटा आपके डेटाबेस में चला गया है तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे तो कम से कम होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर कॉमा लगा करके आप डबल वैल्यू देते हैं तो आपकी मिस्टेक है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलता है कि आपका जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे कहलाएगा, आपका रिलेशन जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे कहलाएगा अगर उसमें एटॉमिक एंट्रीज एक्सेप्टेड होंगी। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ये बोलता है कि आपका जो टेबल है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तभी कहलाएगा जब वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन है कि वो जो रिलेशन है वो सबसे पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पर होना चाहिए, और दूसरा जो कंडीशन है वो है कि उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, केवल फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी टेबल में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पर है कोई टेबल या रिलेशन और उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है मतलब सारी की सारी डिपेंडेंसी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो ऐसे टेबल को हम बोलेंगे कि वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पर है। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो उसको रिमूव करने के लिए टेबल को डिकम्पोज किया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा या ब्रेक कर दिया जाएगा। अब जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है वो और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो लगभग एक जैसा लगता है। जब हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे जाएंगे तो दोनों को एक साथ देखेंगे कि क्या होता है। अभी फ़िलहाल एक एग्जांपल से देख लेते हैं। फ़िलहाल ये आप याद रखिए कि ये कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का रूल है। अगर कोई टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है तो वो जो टेबल है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पर कहलाता है। अब क्वेश्चन ये है कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। पार्शियल डिपेंडेंसी और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जो कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पर है, लगभग एक जैसे दिखते हैं। वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पर आएंगे तो हम क्लियर करेंगे क्या होता है। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई आपका जो ये एट्रीब्यूट है, यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट दिख रहे हैं आपको, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्रांच और एड्रेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 नाम समान होने के बावजूद भी दोनों का रोल नंबर कभी समान नहीं होगा। तो स्टूडेंट आईडी से हम एक स्टूडेंट का डेटा निकाल सकते हैं। तो ऐसे की को हम प्राइमरी की बोलते हैं या प्राइम एट्रीब्यूट कहलाता है ये प्राइमरी की। अगर कोई एक कॉलम को जो है प्राइमरी की नहीं बना सकते तो ग्रुप करके प्राइमरी की बनाया जाता है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जो पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है। फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि जितने भी कैंडिडेट की हैं उसके ऊपर ही निर्भर होना है, सिर्फ और सिर्फ क्या होना है, कैंडिडेट की के ऊपर ही निर्भर होना है आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिपेंडेंसीज जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी उपलब्ध है, यानी कि ये जो टेबल है ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पर नहीं है।
ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पार्शियल डिपेंडेंसी को समझने के लिए। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, यहाँ पर स्कोर आईडी, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी, ये तीनों ही कंपोजिट प्राइमरी की बना रहे हैं। तीनों ही क्या बना रहे हैं? कंपोजिट प्राइमरी की बना रहे हैं। तो कोई भी इन तीनों के अलावा कोई भी अगर कॉलम होगा, यहाँ पर 2 कॉलम एक्स्ट्रा है, मार्क्स और टीचर, इन तीनों के अलावा कोई भी अगर कॉलम है, जैसे मान लीजिए मार्क्स की बात की जाए, तो मार्क्स इन तीनों पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि किसी एक पर या किसी 2 पर। मार्क्स जो है इन तीनों पे एक साथ डिपेंड करेगा, फुल्ली डिपेंडेंट होगा, यानी इसके पूरे ग्रुप के ऊपर फुल डिपेंडेंट होगा, न कि इस आधे हिस्से, इस पार्शियल पार्ट की स्कोर आईडी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा मार्क्स। इसको हम एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि अगर मैं स्कोर आईडी 1 लेता हूँ, तो 1 की स्कोर आईडी जो है मार्क्स यहाँ पर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1 जो है वो 2 बार भी पेपर दिला सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पर एक बार पेपर का डिटेल है। वैसे ही 1 जो है, इस सब्जेक्ट का आईडी लेता हूँ 10, तो 10 लेने से मुझे 82 मिलेगा और 77 भी मिलेगा। तो मैं पता नहीं कर सकता कि रोल नंबर 1 का जो मार्क्स है वो 82 है कि 77 है। वैसे ही मैं सब्जेक्ट आईडी 1 लूँगा तो मुझे 82 मिलेगा और 85 मिलेगा। तो भी मैं सब्जेक्ट आईडी 1 लेने पर भी मुझे पता नहीं चलेगा कि रोल नंबर 1 का जो है 82 है कि 85 है। अगर रोल नंबर 1 को 82 नंबर मिला है तो ये तीनों वैल्यू एक साथ मैच होनी चाहिए। रोल नंबर 1, सब्जेक्ट आईडी 1, स्टूडेंट आईडी 1 और स्कोर आईडी 1, स्टूडेंट आईडी 1 और सब्जेक्ट आईडी 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्कोर आईडी है वो तो प्राइमरी की है, इसके ऊपर भी आप डिपेंड कर सकते हैं। जब तक ये दोनों वैल्यू आप नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि नंबर किसका है। जैसे स्टूडेंट आईडी जो लिखा है यहाँ पर दिख रहा है, स्टूडेंट आईडी 10, मतलब किसी स्टूडेंट की आईडी है 10 या रोल नंबर 10 है, और किसी स्टूडेंट की आईडी है 11। तो 11 ने 3 सब्जेक्ट के पेपर दिए, 1, 2 और 4, और 10 ने 2 सब्जेक्ट के पेपर दिए, 1 और 2। तो अगर मैं बोलूँ 10 को कितने नंबर मिले, तो 2 नंबर आएगा, तो पता नहीं चलेगा कि उसको किस सब्जेक्ट में क्या नंबर मिले। अगर मैं बोलूँ सब्जेक्ट आईडी 1 में कितने नंबर मिले, तो भी 2 नंबर आएगा। कोई भी एग्जैक्ट पता चलेगा 10 को 1 में कब क्या नंबर मिला है, जब ये दोनों वैल्यू एक साथ दी जाएगी। यानी मार्क्स एग्जैक्टली तभी निकलेगा जब ये दोनों वैल्यू एक साथ होगी। मार्क्स इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, न कि स्टूडेंट आईडी पे और न ही स्टूडेंट सब्जेक्ट आईडी पे, इंडिविजुअल डिपेंड नहीं कर रहा है। जब ये दोनों वैल्यू एक साथ दी जाएगी, जैसे ऐसा बोला जाए कि सब स्टूडेंट आईडी 10 को सब्जेक्ट आईडी 1 में कितना मिला, तो हमेशा 82 ही आपके सामने आएगा। जबकि आप ऐसा बोलेंगे स्टूडेंट आईडी 10 को कितना मिला, तो 2 नंबर्स आएंगे। तो मार्क्स जो है वो इन दोनों के ऊपर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है। इन दोनों की को मिला के प्राइमरी की बनी है, तो इसके ऊपर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है। लेकिन टीचर जो है वो इनके ऊपर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं है। टीचर जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। आप देखेंगे जहाँ पर भी 1 दिख रहा है वहाँ पर मिस्टर जे है, ये देखिए मिस्टर जे, क्योंकि ये टीचर जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ाता है। तो टीचर जो है उसको स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी दोनों पे डिपेंड होना चाहिए था। ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का रूल बोलता है कि टीचर जो है इन दोनों पे डिपेंड होना चाहिए, न कि इन दोनों के आधे हिस्से पे, सब्जेक्ट पार्शियल, ये पूरे फुल इसके ग्रुप पे डिपेंड होने चाहिए, फुल ग्रुप पे डिपेंड होना चाहिए, न कि इसके आधा हिस्सा या फिर इसके पार्ट पे, सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंड होना चाहिए। जबकि यहाँ पे टीचर जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि सब्जेक्ट आईडी जब भी आप 1 बताओगे तो मिस्टर जे, 2 बताओगे, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मिस्टर C++। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पर उपलब्ध है टीचर वाले कॉलम में। टीचर जो है पार्शियली डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी पर, जबकि उसको फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए इस ग्रुप पर। तो इस टीचर आईडी को जो है वो अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
तो इसको हम अगर अलग करेंगे तो टीचर जो कॉलम है वो पार्शियल डिपेंडेंसी दे रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि नहीं होना चाहिए, और उसको फिर टीचर आईडी को ऐसा अलग कर दिया जाएगा। टीचर को जो कॉलम है उसको अलग करके एक नए टेबल पे रख दिया जाएगा। तो अब ये बचा हुआ 4 कॉलम का टेबल और ये नया टेबल, ये दोनों ही की सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पर आएंगे। तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आपके सामने था, और इसको हम अगला देखते हैं कि कोई टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म पर तभी कहलाएगा जब कम से कम वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पर हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे वहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, उसको देखते हैं। कुछ बोलना है आपके कान में। ठीक है, तो अब आपको देखना ये है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को समझने के लिए काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम समझते हैं, अगर आपके टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो हम बोलेंगे कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म पर नहीं है, और उसको टेबल को फिर से डिकम्पोज किया जाएगा और जो टूटा हुआ 2 टेबल होगा वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म पर होगा। लेकिन उसके लिए हमको समझना पड़ेगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को समझने के लिए हमको ये देखना होगा कि डिपेंडेंसीज को कैसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहा जाता है। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को इसमें देख सकते हैं हम यहाँ पर। अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है मतलब जनरेट कर रहा है या उसको डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रखता है। लास्ट अभी हमने एग्जांपल जो देखा था उसमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म था, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमने देखा, उसमें जो मार्क्स था वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा था, और साथ ही साथ टीचर का जो नाम था वो सिर्फ सब्जेक्ट आईडी पर डिपेंड कर रहा था। ये दोनों ही प्राइम एट्रीब्यूट हैं, दोनों ही क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है। तो अगर कोई प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स, यहाँ पर जो ये प्राइम एट्रीब्यूट है ये प्राइमरी की है। ठीक है, प्राइम की मतलब कैंडिडेट की है, उनको प्राइमरी की बनाया जा सकता है। तो मार्क्स जो है इसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। जो टोटल मार्क्स है, ये जो टोटल मार्क्स है इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स जो है वो स्टूडेंट आईडी और इस पे डिपेंड, दोनों के साथ एक साथ डिपेंड नहीं कर रहा है, वो अलग से ये एग्ज़ाम नेम पर भी डिपेंड कर रहा है। टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये यूनिट 1 टेस्ट नेम है, तो यूनिट 1 में 10 नंबर मिला, यूनिट 2 में 20 नंबर मिला, तो जो टोटल मार्क्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एग्ज़ाम नेम पर। जबकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म बोलता है कि ये जो मार्क्स है ये इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, एग्ज़ाम भी इन दोनों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, टोटल मार्क्स भी इन दोनों पे डिपेंड करना चाहिए। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म पर बोलता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी वही बोलता है, लेकिन यहाँ मार्क्स तो इस पर डिपेंड कर रहा है, एग्ज़ाम भी इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो टोटल मार्क्स है वो इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इस पे डिपेंड कर रहा है, एग्ज़ाम के ऊपर। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है और ये इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इस तरीके से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बन रही है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है और ये दोनों ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट एग्जांपल में यहाँ पर टीचर लिखा हुआ था और वो सिर्फ सब्जेक्ट आईडी पे डिपेंड कर रहा था, सब्जेक्ट आईडी प्राइम है और ये नॉट प्राइम था, तो प्राइम के ऊपर डिपेंड कर रहा था नॉट प्राइम, जबकि वो पार्शियल था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही नॉट प्राइम है, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी, मतलब दोनों ही नॉट प्राइम एट्रीब्यूट है, पहला नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाता है।
तो ऐसा डिपेंडेंसी है, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल को ब्रेक करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा और नए टेबल को बनाना पड़ेगा। यहाँ जो टोटल मार्क्स आप देख रहे हैं इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉट ए पार्ट ऑफ प्राइमरी की। अगर ये प्राइमरी की होता तो पार्शियल डिपेंडेंसी होती, ये प्राइमरी की का पार्ट होता या कैंडिडेट की होता तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी होती, जबकि प्राइमरी की का पार्ट नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी में सिर्फ यही अंतर है कि पार्शियल डिपेंडेंसी में जिसके ऊपर डिपेंड हो रहे होते हैं वो प्राइमरी की का पार्ट होता है, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में जिसके ऊपर डिपेंड हो रहे होते हैं वो प्राइमरी की का पार्ट नहीं होता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम नहीं होता है। किसी भी एरे गरे कॉलम के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है जो कि सही नहीं है, जबकि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पर किसी पार्ट के ऊपर, दोनों के ग्रुप के ऊपर आना चाहिए था डिपेंडेंसी, जबकि उसके आधे हिस्से के ऊपर आता है। सही पर्सन के ऊपर तो आता ही है, बट आधे, दो लोग का ग्रुप है तो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन वो आधे के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी है और यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो इस प्रकार की डिपेंडेंसी है, तो इन दोनों कॉलम को हम अलग कर सकते हैं और उसको अलग करके डिकम्पोज करके फिर इनको इन दोनों कॉलम को हम अलग कर सकते हैं और एक अलग से टेबल बना सकते हैं और प्राइमरी की फॉरेन की के थ्रू इनको ज्वाइनिंग करा सकते हैं। इस तरीके से हम अलग कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये टेबल जो है वो अलग हो गया है। तो ये था थर्ड नॉर्मल फॉर्म या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब हम देखते हैं फोर्थ नॉर्मल BCNF क्या होता है। अगला है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जिसको हम अगला है हमारा बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म जिसको हम BCNF या 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। तो कोई भी रिलेशन जो है 3.5 नॉर्मल फॉर्म पर या BCNF पर या बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म पर तभी कहा जाएगा जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहली कंडीशन है कि वो कम से कम थर्ड नॉर्मल फॉर्म पर होना चाहिए। BCNF जो है वो आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एडवांस वर्जन है, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए दो कंडीशन ये थी कि पहला तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म पर होना चाहिए कोई रिलेशन, और साथ ही साथ वो जिसमें डिपेंडेंसीज हैं उसमें हम अभी तक प्राइम और नॉट प्राइम का जिक्र कर रहे थे। अब यहाँ पर कहा गया है कि जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो एक सुपर की के ऊपर होंगी या पार्ट ऑफ ए सुपर की के ऊपर होंगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को दिखाया जा रहा है। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म BCNF ये बोलता है कि आपका जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो आपकी सुपर की के ऊपर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये सुपर की बनी हुई है आपकी स्टूडेंट ID प्लस सब्जेक्ट, तो प्रोफेसर जो है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तो सही है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो प्रोफेसर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि प्रोफेसर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो हमको यहाँ पर पहले से डिफाइन किया हुआ है। अगर हम टेबल में डेटा देखें तो हमको दिख जाएगा कि स्टूडेंट ID और सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये स्टूडेंट ID 101 और दो सब्जेक्ट। तो जावा के लिए जो प्रोफेसर है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हैं, और यहाँ पर जावा के लिए प्रोफेसर 2 हैं। तो दो प्रकार के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है जावा, C++ और C#। तो जावा के लिए टीचर्स हैं, तो टीचर का जो नाम है वो डिपेंड कर सकता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गया है। प्रोफेसर, आप सब्जेक्ट का नाम बताने पर प्रोफेसर का नाम नहीं निकाल सकते। जैसे जावा बोलेंगे तो दो प्रोफेसर का नाम आएगा, लेकिन इस टेबल में आप प्रोफेसर का नाम बोलेंगे तो सब्जेक्ट का नाम जरूर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो सब्जेक्ट को डिराइव कर रहा है। अब फिर से एक बार ध्यान से सोचने वाली बात आ गई। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो नॉर्मल ही था,
सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पर हमने देखा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी कॉलम जो है वो प्राइमरी की के ग्रुप के ऊपर, पूरे ग्रुप के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, न कि इसके आधे ग्रुप के ऊपर। पार्शियल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था। यानी प्रोफेसर सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाती। प्रोफेसर इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई है। क्लियर है? क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड करता तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाती है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर करता तो। क्योंकि ये प्राइमरी की है और प्राइमरी की का आधा पार्ट है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी। लेकिन कोई कॉलम इस प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो कि ना तो प्राइमरी की है, दोनों ही नॉन प्राइम को डिपेंड कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो जाएगी। अब चौथा आ गया यहाँ पर जो BCNF है, उसमें आपका आ गया कि सुपर की पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखिए प्राइमरी की जो है, ये सब्जेक्ट जो है वो प्राइमरी की का पार्ट है, इन दोनों को मिला के प्राइमरी की बनाया गया है। तो इन दोनों का जो पार्ट है सब्जेक्ट डिपेंड कर रहा है प्रोफेसर के ऊपर। प्रोफेसर का नाम बताने से सब्जेक्ट का नाम पता चल जा रहा है। तो प्राइम की डिपेंड कर रहा है, जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो डिपेंड कर रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे। डायरेक्शन उल्टा हो गया है, डायरेक्शन उल्टा हो गया। इसका मतलब है कि आपका जो एक प्रकार से इस प्रकार से बोला जाए कि स्टूडेंट टीचर को पढ़ा रहा है, डायरेक्शन क्या हो गया? उल्टा हो गया। कम्युनिकेशन का जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो गया है। तो जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो है BCNF की प्रॉब्लम। BCNF इसको अलाउ नहीं करेगा। तो BCNF ये बोलता है कि इसको हमको अलग करना होगा, टेबल को तोड़ना होगा हमको। यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिख रही है, प्रोफेसर जो है वो सब्जेक्ट को डिराइव कर रहा है और सब्जेक्ट जो है प्राइम की, और ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो कि उल्टा डायरेक्शन है। तो पहला वाला जो डिपेंडेंसी है वो तो एकदम सही है। दूसरा जो डिपेंडेंसी है उसमें देखिए ये नॉन प्राइम जो है प्राइम को डिराइव कर रहा है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डायरेक्शन उल्टी हो गई है। यहाँ पर जो आपका डायरेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए था कि सब्जेक्ट इसको डिराइव करना चाहिए, प्रोफेसर को, क्योंकि सब्जेक्ट जो है प्राइम एट्रीब्यूट का पार्ट है। तो सब्जेक्ट अगर इसको डिराइव कर रहा है तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी होती। सब्जेक्ट भी नॉन प्राइम होता तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती। तो यहाँ पर जो है ये सुपर की का पार्ट नहीं है, और इस तरीके से BCNF जो है वो एक इस टाइप के जो डिपेंडेंसीज है उसको अलाउ नहीं करता है। तो अगर इस टाइप की डिपेंडेंसी को हम रिमूव कर देंगे और टेबल को तोड़ देंगे तो टूटा हुआ दोनों टेबल जो है वो BCNF में आ जाएगा। इस प्रकार से हम प्रोफेसर को और सब्जेक्ट को तोड़ के अलग टेबल में रख सकते हैं। तो ये जो हमारा था BCNF था। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो BCNF के बाद आता है। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का जो रूल है वो ये बोलता है कि आपका जो टेबल है वो कम से कम BCNF में हो और उसमें कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी लगभग सुनने में सेम टू सेम वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की तरह ही लगता है। यहाँ आप देखेंगे कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या अंतर है। पहले मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को देख लेते हैं। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को देखने के लिए यहाँ पर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के जो रूल्स हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। BCNF में होना चाहिए और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आपके पास होनी चाहिए। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या? तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हम देखते हैं, जो कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में बहुत ज़रूरी है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती क्या है देख लेते हैं। अगर कोई डिपेंडेंसी इस तरीके से है, A B को डिराइव कर रहा है, तो A की एक वैल्यू के लिए अगर B की एक से अधिक वैल्यू होती है तो इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। लेकिन ऐसा तो आपने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी देखा था, याद आ रहा होगा आपको कि एक स्टूडेंट के 2 मोबाइल नंबर थे और उनको ग्रुप कर दिया गया था, डबल एंट्री की जा रही थी कॉमा करके। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसको 2 कॉलम अगर हैं, यानी एक ही कॉलम में इस टाइप के मल्टीपल एंट्रीज हो रही हैं, तो वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक पहुंचेगा ही नहीं। वो केवल थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे ही इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे।
एक एग्जांपल पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी दिख रही है, लेकिन ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि जब तक एक से अधिक कॉलम में एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं आएंगी तब तक वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे नहीं पहुंचेगा। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पर ही इसको एटॉमिक एंट्री करके अलग कर लिया जाएगा। कैसे, आप देख सकते हैं कि इसकी एटॉमिक एंट्रीज की जा सकती है। इस टेबल को ऐसा एंट्री किया जा सकता है। एटॉमिक एंट्री जैसे ही हो गई वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर मल्टी वैल्यूज आई, बट एटॉमिक एंट्री करने की वजह से उसको सॉल्व कर लिया गया। यानी कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे ऐसी मल्टी वैल्यू एंट्रीज को नहीं लिया जाएगा जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम पे मल्टीपल वैल्यूज एंट्री हो रही है। अगर एक से अधिक कॉलम पे मल्टी वैल्यू एंट्रीज हो रही हैं और दोनों इंडिपेंडेंट है, बी और सी दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे एटॉमिक एंट्री करके रिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तब उसके लिए हमको फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का रूल लगा के हटाना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं। तो अगर मैं 3 कॉलम ले लेता हूँ ए बी सी, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने 3 कॉलम हैं ए बी सी, और ए की एक वैल्यू के लिए बी में 2 वैल्यू है और सी में 2 वैल्यू है, और बी की वैल्यू जो है वो सी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही है, इन दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो अब इसको एटॉमिक एंट्री नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर मैं इसकी एटॉमिक एंट्री करूंगा तो ये हो जाएगा A1 B1 C1, A1 B2 C2, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि एक एंट्री अगर मैं बोलूँगा कि B1 और C1 रखने वाले पर्सन का नाम बताओ तो वो 0 नाम बताएगा, क्योंकि इसके पास 2 पर्सन हैं, A1 जो B1 C1 रखे हैं और B2 C2 रखे हैं। B1 और C2 रखने वाला पर्सन का नाम नहीं बता पाएगा ये, जबकि सच्चाई ये है कि A1 के पास B1 और C2 दोनों हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पर ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आपको दिखाई दे रही है। यही डिफरेंस है सेकेंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कैसे दिखेगी। ये 2 स्टूडेंट का डिटेल है यहाँ पर, साइंस और मैथ्स और क्रिकेट और हॉबी दिया हुआ है, क्रिकेट और हॉकी। तो अगर किसी एक स्टूडेंट के डेटा पे मैं फोकस करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी एक स्टूडेंट के डेटा पे मैं फोकस किया है मैंने, तो इस डेटा में प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट 1 जो है 2 कोर्स पढ़ता है, साइंस और मैथ्स, और 2 हॉबी है उसकी, क्रिकेट और हॉकी। लेकिन इस टाइप के टेबल में मैं अगर क्वेश्चन पूछूं डेटाबेस से कि साइंस पढ़ने वाले और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे का नाम बताओ, तो वो 1 बताएगा, या आईडी बताओ तो वो 1 बताएगा। मैथ्स पढ़ने वाले और हॉकी खेलने वाले का नाम बताओ तो भी वो बता देगा। लेकिन मैं अगर बोलूं कि मैथ्स पढ़ने वाले और क्रिकेट खेलने वाले का नाम बताओ या आईडी बताओ, तो वो उसके पास कोई आईडी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी रो नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि मैथ्स और क्रिकेट एक साथ लिखा हुआ कोई भी रो नहीं है। तो जबकि सही बात यह है कि फर्स्ट जो आईडी 1 है वो मैथ्स पढ़ता है और क्रिकेट खेलता है, लेकिन ये 0 रिकॉर्ड दिखाएगा आपके पास, बोलेगा हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो मैथ्स खेलता हो, मैथ्स पढ़ता हो और क्रिकेट खेलता हो, जो कि रॉन्ग है। ऐसा नहीं देना चाहिए डेटाबेस को। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए मैं 2 एंट्री और कर देता हूँ, इस तरीके की 2 एंट्री और कर देता हूँ। अब एक ही स्टूडेंट के लिए 4 एंट्री हो गई। अब ये बताने लगेगा, आप देखिए यहाँ पे साइंस और क्रिकेट, साइंस और हॉकी, मतलब साइंस के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि 2 कोर्स और 2 हॉबी हैं तो 4 एंट्री होगी। अगर 3 कोर्स और 3 हॉबी होंगे तो 9 एंट्री होंगी। यहाँ पे तो कोर्स और हॉबी लिमिटेड है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ आता है, ऐसा आता है कि ये कोर्स है और उनके मार्क्स हैं और 100 मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पर छोटे छोटे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तो करीब हजारों एंट्रियाँ हो जाएंगी एक ही स्टूडेंट की, जो कि सही नहीं है। तो ये जो टेक्निक है, इससे डेटा मतलब आउटपुट तो सही आने लग रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की ये सही टेक्निक नहीं है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को। तो इसको सॉल्व करने का सही टेक्निक क्या है, इनको टेबल को डीकम्पोज किया जाए। कैसे डीकम्पोज करेंगे देखते हैं। यहाँ पर जो रिलेशनशिप है, ये बैड डिज़ाइन आपको दिखाई जा रही है। अब इनको हम तोड़ देंगे, 2 टाइप के टेबल में तोड़ेंगे। कुछ इस तरीके से टेबल टूट जाएगा, स्टूडेंट आईडी, कोर्स, स्टूडेंट आईडी और हॉबी। तो हॉबी का एक अलग टेबल बना और कोर्स का एक अलग टेबल बना। उसके बाद इन दोनों टेबल को जब ज्वाइन किया जाएगा तो हम जब भी डिटेल मांगेंगे वो हमको वैसा ही एग्जैक्ट सही डिटेल ला के देगा, डेटा का रिपीटेशन नहीं होगा।
तो ये था मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, जिसमें आपको खास बात ये रखना है कि इसमें कम से कम 2 से अधिक कॉलम होने चाहिए, 3, 4, 5 या कम से कम 2 कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज होनी चाहिए और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये था आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। आगे देखते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करेगा फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, और इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत भी होती है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को। ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म ज्वाइनिंग के ऊपर आधारित है। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले इसका रूल्स हम देखते हैं कि कोई भी टेबल जो है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म पर तब कहलाएगा जब कम से कम वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पर हो और उसमें कोई भी ज्वाइन डिपेंडेंसी ना हो। ये तो उसका रूल है, टेक्निकल वर्ड में उसका रूल लिखा गया है कि ज्वाइन डिपेंडेंसी नहीं होगी और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ होता है तो मैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म पे किसी टेबल को बोलूँगा। लेकिन सबसे पहले हम ये इस बात को समझ लेते हैं कि अगर मेरा कोई डेटा एक ही टेबल में है तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। ध्यान से आपको सुनना है, मैं फिर से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के पहले चला गया हूँ। मेरा पूरा का पूरा डेटा एक ही बड़े से टेबल में है, उसमें बड़े से टेबल में होने की वजह से उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उस डेटाबेस में। लेकिन एग्जैक्ट आंसर उसी डेटाबेस से निकलेगा अगर मैं डेटाबेस के टेबल को तोड़ देता हूँ। तोड़ने के बाद जब मैं उसको ज्वाइन करूँगा तो मेरे को एग्जैक्ट वही आउटपुट मिलना चाहिए, और आउटपुट तभी मिलेगा जब मुझे उसको ज्वाइन करना होगा। यानी कि कंसेप्ट ये बोलता है कि आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है, उस बड़े से बॉक्स को रखने में बहुत दिक्कत हो रही है तो हम उसको छोटे छोटे पीस में करके रख देते हैं, और जब हमको फिर से डेटा चाहिए होता है तो हम उस बॉक्स को ज्वाइन करते हैं, तब हमको डेटा मिलता है। बिना ज्वाइन किए डेटा नहीं मिलता है। तो ऐसा कोई भी हम डिकम्पोजिशन नहीं करेंगे या डिकम्पोज नहीं करेंगे या टेबल को हम नहीं तोड़ेंगे जिसको जोड़ने के बाद कोई डेटा लॉस हो जाता है। ऐसे डिकम्पोजिशन को हम लॉसी डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यानी डिकम्पोजिशन 2 प्रकार का होता है, लॉसी डिकम्पोजिशन और लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन भी आप साथ में देख रहे हैं। डिकम्पोजिशन मतलब टेबल को तोड़ना, ब्रेक करना, और ये 2 टाइप का होता है, लॉसी डिकम्पोजिशन और लॉसलेस डिकम्पोजिशन। अभी तक हमने फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे जितने भी डिकम्पोजिशन देखे थे वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन थे। यानी टेबल को तोड़ने के बाद जब हमें कंप्यूटर में उसका आउटपुट देखना होगा तो कंप्यूटर उसको पहले जोड़ेगा, ज्वाइन करेगा और फिर आउटपुट निकालेगा, फिर उसको अलग करके छोड़ देगा। यानी कंप्यूटर में वो स्टोर अलग अलग फॉर्म पे रहेगा, लेकिन जब हम उसका आउटपुट देखेंगे तो पहले वो ज्वाइन होगा, ज्वाइन होने के बाद फिर वो हमें आउटपुट दिखाएगा, उसका फिर अलग हो जाएगा। लेकिन आउटपुट वो तभी दिखेगा जब वो ज्वाइन होगा। तो ये निश्चित सी बात है कि डिकम्पोजिशन ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसको जोड़ें, तोड़ने के बाद जब हम उसको जोड़ें तो एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए जो तोड़ने के पहले थी। लेकिन कुछ डिकम्पोजिशन ऐसे होते हैं कि जिसको हम तोड़ते हैं और जब हम जोड़ते हैं बाद में तो या तो कुछ डेटा लॉस हो जाता है या कुछ एक्स्ट्रा डेटा ऐड हो जाता है। डेटा लॉस होता है तो उसमें तो हम डेटा वो गया, और कुछ एक्स्ट्रा डेटा अगर आ जाता है तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसको हम लॉसी डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म उसी पे आधारित है कि अगर आपका कोई फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पर आपने कोई भी डिकम्पोजिशन किया है तो डिकम्पोजिशन करने के पहले उसको चेक करना है कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म पे ज्वाइंट डिपेंडेंसी तो नहीं आ रही है। अगर ज्वाइंट डिपेंडेंसी आ रही है तो आपको डिकम्पोज नहीं करना है। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की जो डिकम्पोजिशन है उसको चेक करने के लिए फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म बनाया गया है। क्लियर है? देखते हैं ज्वाइंट डिपेंडेंसी होती क्या है। यहाँ पर आप एक एग्जांपल से देखते हैं। ज्वाइंट डिपेंडेंसी को कुछ डायग्राम से इस तरीके से समझाया जा सकता है कि अगर कोई रिलेशन ए है ना, यहाँ पर मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ। कोई रिलेशन अगर ए है और उसको मैंने 2 हिस्से में तोड़ा, बी और सी, बाद में जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो एग्जैक्ट मुझे ए मिलना चाहिए। अगर उसमें कोई भी चेंजेस होता है, थोड़ा सा भी चेंजेस होता है, तो उसको लॉसी डिकम्पोजिशन बोलेंगे और ये सही नहीं है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो ज्वाइंट डिपेंडेंसी वहाँ पर है, तो इस कंडीशन में हम वहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं करेंगे। क्लियर? इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर ये देखिए एक टेबल बनाया है, सप्लायर, प्रोडक्ट और कस्टमर। तो अगर मैं इसमें इस तरीके से अगर मैं इस टेबल का ER डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये।
और ये जो ER डायग्राम है इसमें टर्नरी रिलेशनशिप है जो कि सही नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो इस रिलेशनशिप को हम 1 to 1 रिलेशनशिप या बाइनरी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा इस तरीके से अगर कन्वर्ट करते हैं और एक टेबल जिसमें सप्लायर, कस्टमर और प्रोडक्ट था उसको 3 अलग अलग टेबल में तोड़ दें। ऐसा सप्लायर, प्रोडक्ट, कस्टमर को सप्लायर प्रोडक्ट, कस्टमर प्रोडक्ट और सप्लायर कस्टमर में तोड़ दें तो ये लॉसी डिकम्पोजिशन होगा। कल ही हमने देखा कि अगर इस तरीके से तोड़ देते हैं और ये पहले वाले रिकॉर्ड को देख के चलते हैं तो एक्मे ने 72x फोर्ड को दिया है, ये सही है, लेकिन इसको तोड़ देंगे तो यहाँ पर एक्मे जो है 72x तो दे रहा है लेकिन फोर्ड को दे रहा है, ये प्रूफ नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक्मे ने फोर्ड को दिया लेकिन 72x दे रहा है, ये प्रूफ नहीं हो रहा है। यहाँ ने फोर्ड ने 72x लिया लेकिन एक्मे से ही लिया, ये प्रूफ नहीं हो रहा है। तो इस टेबल को 3 टेबल में तोड़ तो दिया गया लेकिन ये जो स्टेटमेंट था इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ये तीनों का जो मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि एक्मे जो है केवल 72x ही नहीं देगा, वो और भी कई सारे प्रोडक्ट देगा। वैसे ही एक्मे सिर्फ फोर्ड को ही नहीं देगा, कई लोगों को देगा, यहाँ पे कई कस्टमर्स को वो सप्लाई करेगा। वैसे ही फोर्ड जो है सिर्फ 72x नाम की चीज़ ही नहीं खरीदेगा, और भी चीज़ खरीदेगा। तो यहाँ पर जैसे ही डेटा बढ़ेंगे, यहाँ पर तो सिंगल डेटा है, जैसे ही डेटा बढ़ेगा और ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो रिकॉर्ड है वो हमको नहीं मिल पाएगा। तो ये लॉसी डिकम्पोजिशन है और इसको हम लॉसी डिकम्पोजिशन मान करके या ज्वाइंट डिपेंडेंसी मानेंगे और यहाँ पर इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, टेबल को तोड़ा नहीं जाएगा। ये 5th नॉर्मल फॉर्म बोलता है कि अगर ऐसा कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है जिसमें लॉस हो रहा है डेटा का तो 4th नॉर्मल फॉर्म पे ज्वाइंट डिपेंडेंसी करके उसको डिकम्पोज नहीं किया जाएगा। ये तीनों टेबल से ये इन्फॉर्मेशन तो निकल रही है कि एक्मे 72x दे रहा है, फोर्ड जो है 72x ले रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्मे 72x दे रहा है, फोर्ड 72x ले रहा है, लेकिन एक्मे ही फोर्ड को दे रहा है, ये यहाँ पर डिसाइड नहीं हो रहा है। देखिए एक्मे सप्लाई टू फोर्ड, यहाँ पर ये डिसाइड हो रहा है कि एक्मे ने फोर्ड को सप्लाई किया लेकिन 72x ही सप्लाई किया, ये डिसाइड नहीं हो रहा है। तो तीनों से जो स्टेटमेंट है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक लॉसी डिकम्पोजिशन है। तो इस प्रकार का जो नॉर्मल फॉर्म है जिसमें लॉसी डिकम्पोजिशन होता है उसको उस टेबल में हम बोलेंगे कि यहाँ पर लॉसी डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि जॉइंट डिपेंडेंसी है। यहाँ पर कोई प्राइमरी की नहीं है, आप देखेंगे ये कि वीक एंटिटी सेट है। इन तीनों को मिलाकर के कंपोजिट प्राइमरी की या सुपर की ही बनाना पड़ेगा, इसको आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जॉइंट डिपेंडेंसी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इसको आपको झेलना ही पड़ेगा। ये बोलता है 5th नॉर्मल फॉर्म। तो ये आपका था नॉर्मलाइजेशन शुरू से लेके लास्ट तक अभी तक, और इसको एक बार और आप लोग देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। पांचों के जो रूल्स है वो उसको आपको समझना होगा।